मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले की हमारी जो क्लास रही थी वह अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां और भारतीय सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनसे रिलेटेड हमने बेसिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। आज की हमारी एक नई क्लास मुस्लिम लीग, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मुस्लिम लीग क्या थी, कैसी विचारधारा थी, उनकी क्या मांगें थी और उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के जो उद्देश्य थे उनके वह किस प्रकार से उन्होंने पूरे करने के प्रयास किए। प्रस्तुत चित्र में स्लाइड के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति जो हाथ में लाठी लिए खड़ा है, उन्हें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यह है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और दूसरा व्यक्ति जो सामने खड़ा है यह है मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं इस बिंदु के साथ में, अध्ययन बिंदु के साथ, वहाँ एक कहीं न कहीं मोहम्मद अली जिन्ना का महत्वपूर्ण एक रोल माना जाता है, इसलिए हम इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम लीग का पूरा नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था, लेकिन इसको इतिहास में मुस्लिम लीग के नाम से प्रसिद्धि मिली, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यह एक राजनीतिक समूह था। जिस प्रकार से आज की जो राजनीतिक जो पार्टी या राजनीतिक जो दल हैं, उस प्रकार से ये भी उस समय का एक राजनीतिक दल माना जाता था, जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन 1947 से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने, इनकी मांग क्या थी, हमारे मुस्लिम के लिए एक अलग ही देश का निर्माण किया जाए, भारत से हम एक अलग देश का ही निर्माण करना चाहते हैं। मुस्लिम नेताओं, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना, इस व्यक्ति ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इस बात का भय भी जताया था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि स्वतंत्र होने के बाद भारत में सिर्फ हिंदुओं का ही वर्चस्व रहेगा। जैसे ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो भारत को क्या होगा, भारत में जो हिंदू का जो बोलबाला है, हिंदुओं की जो संख्या में अधिकता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि भारत में इनका ही वर्चस्व रह जाएगा, हमारा किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं होगा। तो इस प्रकार का भय जगाने का प्रयास किया मुस्लिम लोगों में। इसलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से एक राष्ट्र की मांग को बार बार दोहराया, और कहीं न कहीं ये बात भारत विभाजन, भारत पाक का विभाजन जो माना जाता है, उसमें भी कहीं न कहीं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना मानी जाती है। और हमने हमारी जो पिछली जो क्लास रही थी उसमें हमने देखा था कि 1905 में भारत का एक और विभाजन इतिहास में देखा जाता है, वो है भारत और बांग्लादेश का विभाजन। 1905 में बांग्लादेश का भी भारत से विभाजन हो जाता है। तो 1906 में एस आगा खां, सर आगा खां भी कहा जाता है इसको, के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। कहाँ पर? शिमला में वार्तालाप हेतु मिला, उनका मिलन हुआ। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड इस प्रतिनिधि मंडल के जनक थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, जिस प्रकार की स्वतंत्र भारत के बाद में वर्तमान समय में जो एक प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था की मांग उस समय भी ये हो चुकी थी। इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का हाथ था। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में
30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना एवं भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। इसलिए इस मुस्लिम लीग का उदय माना जाता है। इस मुस्लिम लीग की नींव इन्हीं बातों के उपरांत रखी जाती है। मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जो 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। लीग ने 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करने के अतिरिक्त कभी भी भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग नहीं की। इस प्रकार से हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ समझौता इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध समझौता माना जाता है। तो ये भी दिसंबर 1916 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा इस समझौते को किया गया। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक ये समझौता, एक डील हुई थी, इसको इतिहास में एक लखनऊ समझौते के तहत देखा जाता है। इसे 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को लीग यानी मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। यानी दोनों गुटों के द्वारा पारित किया गया। ये लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ, यानी मिलन होता है इनका। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा का एक विषय रखा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, ये इस समझौते के दो मुख्य नेता या मुख्य लीडर कहे जाते हैं। इस समझौते में मोहम्मद अली जिन्ना की क्या भूमिका रही, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना 1910 ईस्वी में बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं, मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुन लिए गए और 1913 में वे मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 में वे अध्यक्ष भी बन गए मुस्लिम लीग के। इसी हैसियत से उन्होंने संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना पेश की। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में वे अल्पसंख्यक थे वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी समझौते को लखनऊ समझौता कहा जाता है इतिहास में। यानी मोहम्मद अली जिन्ना की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी, हम कह सकते हैं। उसके बाद इस समझौते के कुछ शर्तें रखी गई, कुछ ऐसे बिंदुओं को रखा गया जिनको दोनों तरफ से इन बातों को फॉलो करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। उसमें हम देखते हैं तो पहले के हिसाब से ये प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विधान को आगे बढ़ाने वाले थे। इनमें प्रावधान था कि प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिकाओं का 3/4 हिस्सा व्यापक मताधिकार के जरिए चुना जाए और केंद्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों सहित कार्यकारी परिषदों के आधे सदस्य परिषदों द्वारा ही चुने गए भारतीय हो। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर फॉलो करने के लिए बात रखी गई। केंद्रीय कार्यकारी के प्रावधान को छोड़कर ये प्रस्ताव आमतौर पर 1919 का जो भारत शासन अधिनियम जो हमने अध्ययन किया था उसमें भी ये सम्मिलित माने जाते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं भारत का जो विभाजन जो भविष्य में हुआ या हो गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण मुस्लिम लीग भी मानी जाती है, क्योंकि उनकी जो मांगें थी वह इस प्रकार की थी कि उनको शुरू से ही एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता थी। इस हिसाब से वह अपनी मांगों को भी रख रहे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का भी बहुत बड़ा हाथ हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूर्ण होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।